हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट के लिए। सीटेट 2024 जो दिसंबर में 15 तारीख को होने वाला है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ईवीएस कॉन्टेक्ट से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस पे। जो चिड़िया पक्षियों के बारे में जो क्वेश्चंस बार बार सीटेट में पूछता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में पूरा अच्छे से पार्ट 1 में। और जो रह जाएंगी पक्षियाँ वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 भाग में पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज का पार्ट 1 है, कल जो पढ़ेंगे पार्ट 2 है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड, हमेशा सीटेट के एग्जाम में यही पूछता था कि अपने देश का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है, पीकॉक है। लेकिन अब जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उसमें एक घुमा के क्वेश्चन पूछा था, पहेली की तरह दिया था, और उसमें पूछा था कि ये किस पक्षी के बारे में बात की जा रही है, और उसमें संकेत के लिए दिया था राष्ट्रीय पक्षी। तो आप लोग मोर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए क्या कहता है राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। देखिए, मोर को राष्ट्रीय पक्षी देखने में भी बहुत सुंदर आकर्षण लगता है। ऊपर से नीला नीला, नीचे से नीला नीला, पूरा नीला ही दिखता है। तो देखिए, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत में मयूर के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मोर को संस्कृत में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पाओक्रिटेटस होता है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस मोर से इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो आप लोग इतना मोर के बारे में आप लोग देख लेते हैं, तो आप लोग का सीटेट में 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर अगले पक्षी है कौवा। ये भाई साहब जो हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही जेंटलमैन के रूप में पक्षियों से रिलेटेड बात जब सामने आए तो ये जेंटलमैन का कार्य करते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। कौवा पेड़ की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही कौवा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे घोंसला कौन बनाता है, तो जी यही भाई साहब बनाते हैं, कौवा। देखिए क्या दिया इनके बारे में। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जी बिल्कुल, ये पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पे देखकर घोंसला बनाते हैं। कौवे के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज आप लोग जान लीजिए। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी और टहनियों जैसी चीजें होते हैं। मतलब इनका घोंसला बहुत ही मजबूत होता है। लोहे की तार होती हैं, लकड़ियाँ की टहनियाँ जैसी मजबूत चीजें इनके घोंसले में लगी होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवा बेचारा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, उसको पालता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वे कौवे के घोंसले में अंडा देती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पूछता है कोयल किसके घोंसले में अपना अंडा देती है, तो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों बहुत बार पूछ चुका है सीटेट के एग्जाम में। तो आप लोग याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट पक्षी के बारे में देखते हैं। कलचिड़ी के बारे में क्या, इंडियन रोबिन के बारे में क्या पूछता है सीटेट के एग्जाम में, देख लीजिए। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनकी घोंसले में पौधों के नाजुक टहनियाँ, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। मतलब ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं यहाँ पे जैसे, और यहाँ पे नाजुक टहनियाँ, जड़े, ऊन, रुई जैसे नाजुक मुलायम चीज़ यहाँ पे बिछी होती हैं, और यहीं ये अपना अंडा देती है पत्थरों के बीच में। ठीक है, यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, तो कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। आप लोग याद रखिएगा। बस इतना आप लोग कलचिड़ी के बारे में जान लेते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा कलचिड़ी के बारे में। फिर अगली पक्षी है मैना। मैना और
उल्लू। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ना आज उल्लू को आज सारी जितनी इनके बीच की कन्फ्यूजन है सब दूर कर देते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। देखिए मैना, मैना की मज़ेदार बात क्या है, ये झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। बस इसका मैना से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके से घुमाती है और कौन सी पक्षी अपने गर्दन को 360 डिग्री में घुमा लेती है। तो देखिए 360 डिग्री में जो घुमाता है वो उल्लू, और जो झटके से अपने गर्दन को पीछे तक घुमाती है वो है मैना। तो याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि झटके से कौन सी पक्षी अपने गर्दन को पीछे तक घुमाती है, तो कौन घुमाती है? मैना। बस मैना के बारे में ये याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सीटेट के एग्जाम में ऐसा एक आध एग्जाम होगा जिसमें मैना के बारे में पूछा ना हो। तो मैना और उल्लू तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उल्लू भाई साहब आ गए। तो उल्लू के बारे में देखिए, आज तक तो क्वेश्चन पूछ ही रहा था, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है कितना डिग्री में? 360 डिग्री में। क्वेश्चन पूछता है 360 डिग्री तक कौन सी पक्षी अपने गर्दन को पीछे तक घुमा लेती है, तो उल्लू। लेकिन इस बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ है इसके पहले में, तो ऑनलाइन एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बन के आया जो पूछा कौन से पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती है। तो उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने की, जैसे कि हमारी आंखें सामने हैं, हमारे सर के नीचे हैं और बिल्कुल सामने, इसकी भी आंखें देखिए बिल्कुल हमारी तरह सामने है। तो पूछता है कौन सी पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती है, तो उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती है। देखिए दिया है, इसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ऑनलाइन पेपर हुआ था एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट ए में पूछ रहा था, मतलब एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में हर ए अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा किस पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती है, उल्लू की। फिर अगला पक्षी देख लेते हैं, पाक्ता डॉब। डॉब के बारे में क्या पूछता है सीटेड? पाक्ता कैकट्स कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला देती है। पूछता है कौन सा पक्षी कैकट्स या फिर कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़, मेहंदी के डाल में, जो जो डाल खोचा खोचा हो जाता है, गहरा हो जाता है, कई डाल एक साथ लपेट के बन जाता है, उसमें अपना अंडा देती है। तो कौन सी पक्षी देती है? पाक्ता डॉब। याद रखिएगा आप लोग, बस डॉब के बारे में इतना ही पूछता है। फिर अगला है बीवर पक्षी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पक्षी है और बहुत ही मज़ेदार है, इनको पढ़ के तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं बीवर पक्षी के बारे में क्या कह रहा है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, जैसे कि स्वयंवर होता है ना, लड़के खड़े होते हैं, लड़कियां अपने मनपसंद की वर चुनती हैं, उसी तरह ये बीवर पक्षी है जो नर और मादा। पहले नर और मादा में आप लोग फर्क तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बार हम बता देते हैं। नर और मादा में नर जो होता है वो मेल होता है और जो मादा होती है वो फीमेल होती है, मतलब लेडीज होती है, और ये नर जेंट्स होता है। तो नर और मादा के बारे में पूछा है। नर और मादा के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। बीवर पक्षी जो नर यानी मेल, बीवर पक्षी अपनी घोंसले बनाता है, अपने अपने घोंसले बनाता है। जितने भी नर पक्षियाँ होते हैं वो सारे अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और जो मादा बीवर होती है वो जाके उन घोंसलों को पसंद करती है, और उनमें से जो घोंसला पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। तो ये पूछता है कि कौन सी पक्षी अपने पसंद के घोंसले में अंडे देती है, तो बीवर पक्षी देती है, मादा बीवर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे अधिक पसंद आता है उसमें अंडे देती है। समझ में आया? इनके बारे में केवल इतना ही पूछता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। फिर आगे चलते हैं। दर्जिन चिड़िया, देखिए जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, टेलर वर्ड दर्जी। दर्जी जैसे दर्जी अपने अपने कपड़े सिलते हैं, उसी तरह ये भी अपने घोंसले को सिल के बनाती है। देखिए यहाँ पे टाका लगा हुआ है, देखिए सिलाई की तरह पता चल रहा है ना। तो ये पक्षी जो दर्जन चिड़िया होती है अपने दो पत्ते को एक साथ लगा के सिल लेती है और उसमें अपना घोंसला बनाती है, बना के अंडा देती है। तो देखिए दर्जन पक्षी के बारे में क्या कहा है।
दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, तो पूछता है कौन सी पक्षी अपने घोंसले को अपने अपने घोंसले को सील के उसमें अंडे देती है। तो दर्जन, दर्जी के नाम से ही तो बिल्कुल बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पता है कि दर्जन चिड़िया नाम से ही पता चल रहा है दर्जन। फिर अगला है चील, बाज और गिद्ध। बिल्कुल एनसीईआरटी में आप लोग को इसी तरह तीनों एक साथ दिया हुआ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और इनके बारे में बहुत बार पूछ चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल बाव नहीं जाते हैं, हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो देखिए चील, बाज और गिद्ध के बारे में पढ़ेंगे, काई, टिगर और बेलचर। तो देखिए इनके बारे में क्या सबसे ज़्यादा यही पूछ चुका है। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। पूछता है कौन सी पक्षी हमसे 4 गुना, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध याद रखिएगा। फिर गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ पाता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसे कि किस किस पक्षी को वायुमंडल का मतलब इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है। तो गिद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा है सेटेड में। और ये ऊंचाई तक आकाश में उड़ पाते हैं। फिर पूछे चील की पूंछ खांचे वाली होती है, याद रखिएगा। पूछता है किसकी पूंछ खांचे वाली होती है, तो चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जमीन पर पड़ी हुई चीज, चील को, ये चील है, जमीन पर पड़ी हुई चील को 1 से 2 किलोमीटर तक की दूरी से ही दिखाई देने लगती है। मतलब अगर वो 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और उसको नीचे कोई चीज, कोई मृतक जानवर, कोई लाश, कोई चीज उसको दिख रहा है, तो 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई से ही वो देख लेता है। ठीक है, तो चील, बाज, गिद्ध के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब। तो फिर आगे चलते हैं। शकरखोरा, शकरखोरा सूर्य पक्षी, सनबर्ड। अब इनके बारे में क्या पूछता है देख लेते हैं। यह पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। मतलब किसी छोटे पेड़, जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ है और ये इसकी डाली है, तो इस पे ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाती है और यहाँ से अपने अंडे इसमें जाके देती है। ठीक है, तो दिया है यह पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़ों से और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। ये सब इसकी घोंसले की विशेषता है। आप लोग को डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा कि किस पक्षी की घोंसला घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़, कपड़ों की चिथड़ों से बनी होती है। तो शकरखोरा सूर्य पक्षी। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा किस पक्षी की घोंसले पेड़ से लटकता हुआ बना होता है, तो सूर्य पक्षी, शकरखोरा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बसंत गौरी। तो बसंत गौरी के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है बारबेट, बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक, पूछता है कौन सी पक्षी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। आप लोग खुद सुने होंगे टुक टुक की आवाज़, तो बसंत गौरी, बसंत आ गया ये संकेत देती है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। मतलब मान लीजिए ये पेड़ है, तो इसके तने में ये ऐसे गहराई करके और इसमें अपने अंडे को रखती है, देती है। ठीक है, तो इनके बारे में यही देता है कि कौन सी पक्षी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, तो बसंत गौरी। और किस पक्षी के अंडे पेड़ के तने के गहराई में होता है, तो बसंत गौरी। और कठफोड़वा भी सेम इन्हीं की तरह, जैसे कठफोड़वा, इनका नाम कठफोड़वा उडपीकर, मतलब कठफोड़वा ये काठ को फोड़ के बनाते हैं, पेड़ की टहनियों को, पेड़ के डाल को फोड़ के। ये भी उसी तरह सेम, देखिए इनके बारे में, ये अभी बसंत गौरी की तरह, यह भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। मतलब ये भी सेम इसी तरह घोंसला बना के उसमें अंडे देती है। तो इतना पक्षियों के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट पक्षियाँ भी रह गई हैं,
जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए। जिसको ये समझ में नहीं आया होगा वो एक बार और रिपीट करके इस वीडियो को देख लेगा। आई होप उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और सीटेट के एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगा, आसानी से उत्तर दे देगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।